ये लेकिन सबसे पहले तो सर ये एफआईएस के डीआईज ये गुत्थी जरा सुलझा दीजिए। इतनी बड़ी खरीदारी का फिगर आता है, यस, मतलब 2 महीनों से ये फिगर देखने को नहीं मिला इतना बड़ा एफआईएस का। करेक्ट। लेकिन फिर भी हम सुस्ती लेकर ही शुक्रवार को बंद हुए, क्यों? तो नेहा, इनका आंकड़ों को थोड़ा-सा अंदर जाकर देखना पड़ेगा, हुआ क्या है कल, ठीक है? अ, गुरुवार को शुक्रवार को एफआईज और गरुड़ फंड ने कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी की है। एफआईज ने 8,831 करोड़ की और गरुड़ फंड ने 5,187 करोड़ की दो खरीदारी का आंकड़ा है। एफआईज का 8831 और इसमें और गरुड़ फंड का 5187, ठीक है? दो बड़ी खरीदारी के आंकड़े, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 14,018 करोड़। कैश कैश की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कैश में एफआईज और गरुड़ फंड ने खरीदा है 14,018 करोड़। अब इस आंकड़ों को मैं एक दूसरे आंकड़े के साथ मिला के आपको बताता हूँ, और वो दूसरा आंकड़ा है ब्लॉक डील का। शुक्रवार को दो ब्लॉक डील हुई थी, एक हुई थी भारतीय एयरटेल की, दूसरी हुई थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। भारतीय एयरटेल की डील थी 12,880 करोड़ की और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की 1,210 करोड़ की। दोनों मिलाकर टोटल पहुंचती है 14,099 करोड़, यानी कि 14,100 करोड़। 14,099 करोड़ के सामने कैश में ये खरीदारी। ब्लॉक डील तो कैश में खरीदी जाएगी, बराबर है? करेक्ट। तो जितने बिकी उतनी कितनी ब्लॉक डील में पैसे चले गए। ओके। ठीक है। अब आइए इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीबन 1,800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे एफआई ने। स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन 2,400 करोड़ के, यानी कि कुल मिला के 4,185 करोड़ की बिकवाली। सो नेट एफआई के आंकड़े शुक्रवार को बिकवाली के खरीदारी करनी। ओके। इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसीलिए बाजार हिले नहीं, इसलिए बाजार आपने हिले नहीं। इनफैक्ट शुक्रवार को कहा भी था कि मंडे मॉर्निंग इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों ब्लॉक डील का डेटा निकल कर एग्जैक्टली। तो वो ब्लॉक डील के डेटा हटकर आप देखेंगे तो नेचुरली आपको लगेगा कि जितनी खरीदारी हुई वो सारी की सारी ब्लॉक में चली गई, लेकिन बड़ी बिकवाली कैश में नहीं है और इसलिए मार्केट ज़्यादा घटे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एफआईएस कोई बड़ा बेच रहे हैं। हाँ। ये ट्रेंड एफआईएस की खरीदारी का सिंपल ऐसा ही दिख रहा है, बाजार का भी दिख रहा है। एक दिन बड़ा उछाल आता है फिर रुक जाते हैं। तो आप ट्रेंड के लिहाज से देखेंगे तो ट्रेंड इंटैक्ट है, पैसा तो आ रहा है बाजार में। अब आपको और हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं जो पैसा आ रहा है वो पैसा सीधा सीधा सेकेंडरी मार्केट में आए, स्क्रीन पर खरीदारी के तौर पे आए। कई बार क्या होता है, पैसा बाजार में आईपीओ में निकल जाता है, क्यूआईपी में निकल जाता है, ऑफर फॉर सेल में निकल जाता है, ब्लॉक डील में निकल जाता है। अल्टीमेटली तो वो भी सप्लाई और एब्जॉर्ब होनी चाहिए, लेकिन उससे भाव ज़्यादा नहीं बढ़ते, उल्टा भाव घटते हैं। जब बड़े ब्लॉक आते हैं, ऑफर फॉर सेल आता है, तो भाव घटते हैं, राइट, क्योंकि वो डिस्काउंट पर होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि एक वो खरीदारी होती है जो भाव को बढ़ाए, एक वो खरीदारी होती है जो भाव की गिरावट को रोके। तो जब ब्लॉक डील्स ऑफर फॉर सेल होते हैं तो वो भाव की गिरावट को रोकते हैं कि उस लेवल पर आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जो मार्केट को खरीदारी चाहिए वो ये चाहिए कि आप स्क्रीन पर लीजिए, करेक्ट, बजाय ब्लॉक्स के। जब स्क्रीन पर यही अगर समझो, फर्ज करें भारतीय में ही, बाकी सबको छोड़ दो, समझो भारतीय में 12,800-900 करोड़ की ब्लॉक डील हुई। ये 12,800-900 करोड़ की ब्लॉक डील सिंगटेल नहीं बेच रहा, और भारतीय में ये सारे फंड जिन्होंने खरीदा है इनका मूड है चलो भारतीय लेते हैं, और ये स्क्रीन पर खरीदने लगे, तो 12,000 करोड़ की खरीदारी में भाव क्या हो जाएगा? आप समझे? और वहीं 12-13 हज़ार करोड़ की खरीदारी के बावजूद भाव नीचे। सो जब बल्क सप्लाई आती है तो बाजार में भाव को बढ़ाती नहीं है। ऑफ कोर्स एक सेलर है, उसको रास्ता मिलता है, लेकिन जो मार्केट को चाहिए वो स्क्रीन की खरीदारी चाहिए। अंडरस्टूड सर। पर आ जाते हैं क्योंकि मूडीज ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे यूएस फ्यूचर्स का मूड थोड़ा सा ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि सर उन्होंने किया क्या है, डाउनग्रेड क्यों किया, इस कारण से किया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो पहले तो ये बता दूं किया क्या है। तो सॉवरेन रेटिंग जो है मूडीज ने वो घटाई है अमेरिका की AAA से AA1 की है। सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या है कि हर देश की एक रेटिंग होती है, ये देश कितना मजबूत है आर्थिक मोर्चे पर। AAA सबसे बेस्ट रेटिंग होती है। दुनिया में कुछ देश हैं जिनकी AAA रेटिंग है, ठीक है, उनको आप ये मानते कि भाई ये मजबूत आदमी है, ठीक है। इसकी रेटिंग घटाई दी है मूडीज ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 एजेंसी जो बड़ी हैं जिनका नाम माना जाता है, S&P, मूडीज, इनको थोड़ा आप रेस्पेक्ट से देखते सुनते इनकी रिपोर्ट्स लेते हैं, ठीक है। क्यों घटाई है? बढ़ते हुए कर्ज की वजह से। देखो अमेरिका में तो कर्ज भयंकर वाला है,
है ना, और वो कर्ज कम नहीं हो रहा, ठीक है। उनका ये मानना है कि 2035 तक अमेरिका का कर्ज 9%, जो फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं ना, जो हमारा 4% के आसपास है, वो 9% तक पहुंच जाएगा अमेरिका का। 9%, 9% अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए दिस इज टू मच, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा ले रखा है, उससे वो हर साल आपने जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भरना है, और ब्याज भरते जाओगे, कर्ज कमी नहीं होता। ब्याज भरने जितने ही पैसे कमाते हो वो ब्याज में दे देते हो, करेक्ट, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। और ट्रम्प की जो टैक्स पॉलिसीज वगैरह है उससे घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प टैक्स कम करना चाहते हैं हमेशा से। टैक्स कम करेंगे तो पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो घाटा और बढ़ेगा सरकार का। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जिस तरह से आपस में उनके कम जमरी पे पावेल साहब की, उनके दूसरी पार्टियों के साथ उनके, क्योंकि वो अनाप शनाप अंधाधुंध फैसले लेते हैं अपने हिसाब से, उनकी पार्टी वाले ही नहीं समझ पाते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत बढ़ने का डर अमेरिका को है। ये अब है। अब समझिए रेटिंग जो घटी उसका मतलब क्या, हमारे लिए क्या मतलब, अमेरिका के लिए क्या मतलब, वो समझ लीजिए। अमेरिका की रेटिंग घटने के बाद डाउ और नेस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट कमजोर है। मैंने सुबह देखा था 225 235 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, अभी कितने हैं, 200 पॉइंट के आसपास कमजोर है, ठीक है। अब रेटिंग घटने की एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो जाए, कोई जैसा इन्होंने बताया कि भाई कर्ज ज़्यादा इस वजह से हो जाए। आमतौर पर जब रेटिंग घटती किसी देश की तो वो इस बात को लेकर घटती है कि भाई यहाँ ग्रोथ नहीं है। करेक्ट। जब ग्रोथ नहीं तो कम देश करेगा कि आगे कैसे बढ़ेगा। पिछली बार जब अमेरिका की रेटिंग घटी थी तो ग्रोथ की वजह से घटी थी, सबप्राइम संकट के बाद में। सो जनरली जब ग्रोथ की वजह से रेटिंग घटती है ना तो वो ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है। इस बार फॉर ए चेंज दिक्कत ग्रोथ की कम है, दिक्कत अमेरिका की बैलेंस शीट की ज़्यादा है कि आप भर भर के कर्ज लिए जा रहे हो और चुकाओगे कब और कैसे, इसका को लेकर कोई आपके पास प्लानिंग है नहीं। सो अगर ग्रोथ की वजह से ये रेटिंग घटने का सिस्टम होता तो बहुत जोर से मार्केट घटते हैं। करेक्ट, बहुत जोर से घटते हैं। अब एक मूडीज ने घटाई है, उसके बाद बाकी देखते हैं 2 रेटिंग एजेंसीज और हैं, वो क्या करती है। अगर वो भी आकर वन बाय वन घटाती है तो फिर थोड़ा लोगों को टेंशन होगा। वैसे पिछली बार मुझे याद है कि हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की थी कि जब अमेरिकी बाजारों में रेटिंग घटती है पैनिक में। इस बार क्या है, इस बार रेटिंग घटी लेकिन पैनिक किसी को नहीं है। yes. लेकिन रेटिंग घटने का जो पैनिक होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश डाउनग्रेड हो रहा है, तो उसके बाद जो पैनिक होता है वो मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में खरीदारी का बहुत तगड़ा मौका होता है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद अगले 1 से 2 साल जो अमेरिका के बाजार भागते हैं पूछिए मत। ये मैंने पुरानी रिसर्च की तो ऑन द बैक ऑफ माय माइंड मुझे याद है। तो वो लेकिन इस बार वो मामला है नहीं तो मैं आपको बहुत अरे वाह बढ़िया मजा आ गया रेटिंग घटी है। रेटिंग घटने के बाद 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया अमेरिका ने, मतलब डबल डिजिट रिटर्न मतलब 10% ज़्यादा इंडेक्स बनना हमें लगता है कि क्या बड़ी बात है। अमेरिका में 1 साल में 10% बनना बड़ी बात मानी जाती है। सो इसलिए फिलहाल मैं उस रिसर्च में इसलिए नहीं जा रहा कि रेटिंग घटने की वजह अगर ग्रोथ की चिंता होती है तब तो मैं कहता कि ये तो अमेरिका के लिए बहुत खरीदारी वाला मार्केट। अमेरिका के मार्केट लाइफ हाई के आसपास तो हैं, ज़्यादा दूर है कहाँ, मुश्किल से 3-4% टॉप से नीचे है, इसलिए वो वाली केस बन नहीं रहे। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकली जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए रेटिंग घटना न्यूट्रल है। हमें कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। अमेरिका कमज़ोर होगा तो हम इतना बिजनेस अमेरिका के साथ करते हैं, थोड़ा असर पड़ता है। और बाकी मार्केट के लिहाज से देखें, अमेरिका की रेटिंग कमज़ोर होगी तो डॉलर कमज़ोर होगा, बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे धीमे धीमे नीचे लाने पड़ेंगे, वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो मिक्स है हमारे लिए, ना ज़्यादा अमेरिका की प्रॉब्लम हो जाने वो समझे। ठीक है, तो निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ओपनिंग के साथ ही 25,000 के इर्द गिर्द घूमता दिखा, 25,000 के नीचे भी आया, फिर प्रयास हुआ 25,000 के ऊपर टिकने का। तो क्या लग रहा है सर, पूरे सीमित दायरे में आज कारोबार है। आखिरी जहां हमने शुरुआत की थी 24,950 से, शुरुआती 10-15 मिनट में, आखिर के 1.5 घंटे में भी वापस वहीं पहुंचे, 24,950 के आसपास है निफ्टी। और जो शुक्रवार का लो भी है, तो बेसिकली आप शुक्रवार के लो के आसपास ही 24,925-950 सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आप आ चुके हैं। देखते हैं ये होल्ड होता है या नहीं। रहा सवाल कमजोरी का, तो 24,900 के नीचे अगर दिन के दौरान हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये कमजोरी का संकेत आता दिखेगा। 25,100 के ऊपर मजबूती के संकेत आने शुरू होंगे और 25,000 बीच में आपका निर्णायक लेवल है जो आपके लिए मेक और ब्रेक की तरह देखा जा सकता है। 25,100 के ऊपर टिकने पर तेजी बढ़ेगी कितनी, 25,200
25,275 अगला टारगेट बनेगा अगर आप 25,100 के ऊपर टिक पाते हैं तो। बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर निकल कर टिकना अच्छा संकेत है। ये तो अभी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा नीचे आता दिखाई निफ्टी को देखकर, लेकिन ज़्यादातर वक्त आज 55,500 के ऊपर काफ़ी वक्त से है और लगभग 2 हफ्ते बाद 55,500 का लेवल वापस निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने टच किया है। क्योंकि बैंक निफ्टी अपना हाई 56,098 का बनाकर 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। 23 अप्रैल, ऑलमोस्ट एक मंथ, राइट। एक महीने पहले हमने 26,098 का हाई बनाया था। एक महीने पहले 22 अप्रैल को हमने 55,647 का क्लोजिंग हाई बनाया है। आज लगभग वहां पर पहुंचे हम 55,650-700 के आसपास, वहां से थोड़े से रुके हैं। अगर 55,500 के ऊपर टिकते हैं ये अच्छा संकेत है। दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको बाजार इस वक्त लगभग 24,945 के आसपास इस वक्त निफ्टी पर, और सेंसेक्स पर आप 270 अंकों के नुकसान। बैंक निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में बना हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में। दिक्कत ये है वो आ रही है अमेरिका से। अब आप देखिए नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स दोनों 4.25 आज कंधे से कंधा मिलाकर गिर रहे हैं दोनों। दोनों में 375 अंकों के आसपास का नुकसान है। यानी कि अमेरिका में आज मुश्किल भरा सेशन हो सकता है। मूडीज की रेटिंग डाउनग्रेड करने के बाद देखते हैं कि अमेरिका मतलब किस तरह से आज रिएक्शन दिखाता है, वो देखने वाली बात होगी। तो वही एक रिस्क है। अदरवाइज तो भारतीय बाजार काफी बेहतर दिख भी रहे हैं।